उपन्यास सम्राट। सोचिए, ये टाइटल, ये उपाधि सिर्फ एक ही लेखक को मिली है। जी हाँ, और वो कोई और नहीं बल्कि आधुनिक हिंदी और उर्दू साहित्य के सबसे बड़े नामों में से एक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो ये हैं वो शख्स जिनका चेहरा शायद कई लोगों ने देखा होगा। इन्होंने अपनी कलम से मानो पूरे भारतीय समाज का आईना दुनिया के सामने रख दिया। पर सवाल तो ये है ना कि आखिर उनकी कहानियों में ऐसा क्या था? मतलब ऐसा क्या खास था कि 100 साल बाद भी वो सीधे हमारे दिलों को छू जाती हैं? चलिए, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें पहले उस इंसान को जानना होगा जो इन कहानियों के पीछे थे। तो चलिए शुरू करते हैं उनके परिचय से। तारीख थी 31 जुलाई 1880। बनारस के पास एक छोटा सा गांव लम्ही। बस यहीं से भारत के सबसे बड़े कहानीकारों में से एक की कहानी की शुरुआत होती है। कहते हैं ना कि एक लेखक की जमीन उसकी कहानियों में दिखती है, तो लम्ही की वो मिट्टी की महक वो उनकी हर कहानी में महसूस होती। उनके पिता का नाम था अजायब लाल, जो एक पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, और माँ थी आनंदी देवी, एक गृहिणी। तो आप सोच सकते हैं, बिल्कुल एक साधारण जमीन से जुड़ा परिवार, और शायद इसी माहौल ने उनके लेखन की वो मजबूत नींव रखी। तो सवाल ये उठता है कि इस साधारण से लड़के के मन में आखिर साहित्य का, लिखने पढ़ने का बीज पड़ा कैसे? इसका जवाब उनकी शुरुआती पढ़ाई में छिपा है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, उनकी शुरुआती तालीम शायद कोई सोचेगा हिंदी या संस्कृत में हुई होगी। नहीं, वो एक मौलवी साहब के पास हुई, जहाँ उन्होंने उर्दू और फारसी की बारीकियों को समझा। और सच कहूं तो यही वो बुनियाद थी जिसने आगे चलकर उनके लिखने के अंदाज को सबसे अलग बना दिया। और इसी वजह से प्रेमचंद की कलम क्या हिंदी क्या उर्दू दोनों में बिल्कुल बराबर रवानी से चलती थी। वो उन गिने चुने लेखकों में से थे जिन्होंने भाषा की दीवारों को तोड़कर दोनों तरफ के पढ़ने वालों के दिलों तक एक पुल बना दिया था। तो चलिए, तालीम तो हो गई, लेकिन एक स्कूल मास्टर से उपन्यास सम्राट बनने तक का ये सफर, ये कैसे तय हुआ? आइए देखते हैं। तो करियर की शुरुआत में प्रेमचंद एक स्कूल टीचर थे। अपनी नौकरी कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, लेकिन फिर आया साल 1921, और इस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी। वो दौर ही ऐसा था, पूरे देश में आज़ादी की लहर थी, और महात्मा गांधी की बस एक आवाज पर प्रेमचंद ने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और सीधे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। और बस यही वो पल था जब उनकी कलम सिर्फ एक कलम नहीं रही, वो एक हथियार बन गई। अब वो सिर्फ कहानियां नहीं लिख रही थी, बल्कि समाज की कड़वी सच्चाई को बयां कर रही थी। और उनका सबसे बड़ा कमाल जानते हैं क्या था? उन्होंने नॉवल और शॉर्ट स्टोरी जैसे पश्चिमी फॉर्मेट तो लिए, लेकिन उनमें रूह, उनमें धड़कन भारत के गांव और शहरों की भर दी। उनके हीरो हीरोइन कोई बड़े बड़े राजा रानी नहीं थे, नहीं, वो थे हम आप जैसे आम इंसान, अपनी मुश्किलों से जूझते हुए। तो अब बात करते हैं उनके कुछ ऐसे कामों की, उनकी कुछ ऐसी रचनाओं की जिन्होंने उन्हें साहित्य में हमेशा के लिए अमर कर दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1922 में प्रेमाश्रम, फिर रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, और 1936 में गोदान तक। ये वो दौर था जब प्रेमचंद बस एक के बाद एक मास्टरपीस दे रहे थे। उनका हर एक उपन्यास अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और फिर 1936 में आया गोदान। देखिए, इसे सिर्फ एक नॉवल कहना सही नहीं होगा, ये तो भारतीय किसान की जिंदगी का महाकाव्य है। एक ऐसी कहानी जिसे पढ़ते हुए आज भी लोगों का दिल दहल जाता है। लेकिन बात सिर्फ नॉवेल्स की नहीं है, उन्होंने लगभग 250 250 छोटी कहानियां भी लिखीं। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 250 कहानियां, और हर कहानी अपने आप में एक पूरी दुनिया समेटे हुए। चाहे वो नमक का दारोगा में ईमानदारी की लड़ाई हो, या पूस की रात में उस किसान की बेबसी, या फिर कफन में गरीबी की वो दिल को चीर देने वाली सच्चाई, उनकी हर कहानी समाज के मुंह पर एक तीखा तमाचा थी। तो आखिर में सवाल ये है कि प्रेमचंद हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए हैं? उनकी साहित्यिक देन क्या है? उनकी सबसे बड़ी विरासत है यथार्थवाद। मतलब सच्चाई को जैसा है वैसा ही दिखा देना, बिना किसी लाग लपेट के। उन्होंने समाज की अच्छाइयों को भी दिखाया और बुराइयों को भी, बिना किसी पर्दे के सबके सामने रख दिया। इसीलिए उनकी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, वो हमें अंदर तक झकझोरती हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं।
और हाँ, अगर कोई उनकी कहानियों की दुनिया में दाखिल होना चाहता है तो मानसरोवर से अच्छी कोई शुरुआत हो ही नहीं सकती। ये समझिए कि एक ऐसा खजाना है जहां उनकी सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार कहानियां एक ही जगह पर मिल जाती हैं। और आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है कि 100 साल से ज्यादा बीत गए, पर आज भी उनकी कहानियों के किरदार, उनकी परेशानियां हमें इतनी अपनी अपनी सी क्यों लगती हैं? शायद शायद इसका जवाब ये है कि प्रेमचंद ने किसी एक जमाने के बारे में नहीं लिखा। उन्होंने तो इंसानियत के बारे में लिखा था। और इंसानियत, वो तो कभी नहीं बदलती।